हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक करोजन, जो कि आपके एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में भी रहा है और साथ ही साथ यह मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में भी है। ओके, तो मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें करोजन को बताना चाहूंगा और काफी अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ओके, और ये क्लास 11th में भी करोजन है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेंगे तो 11th में आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करोजन तो हेडिंग डालते हैं करोजन, CORROSION, करोजन। ओके, तो ये करोजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल्स by the action of air moisture gases or chemical can be acid or base. Okay, acid or base on their surface is known as corrosion. ओके, तो करोजन क्या होता है? किसी मेटल का, कोई भी मेटल जो है एयर, मॉइस्चर या गैस या कोई केमिकल जो कि एसिड या बेस हो सकता है, ठीक है, वो मेटल के सरफेस को खा जाता है, मेटल के सरफेस को डिग्रेड कर देता है। इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? करोजन। दूसरा भी डिफिनेशन इसका देख सकते हैं आप लोग, डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल as a result of its reaction with air, okay, moisture, air, moisture are gases present in atmosphere is known as corrosion. ओके, ये सेकेंड डिफिनेशन हो गया बच्चों। यदि इतने से भी आपको नहीं समझ में आता है, तीसरा एग्जाम इसका डिफिनेशन हो जाता है, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज करोजन। द रस्टिंग ऑफ iron is known as
करोजन। ओके, so any of three you can learn। तो ये डिफिनेशन रहा बच्चों, मेटल का डिटेरियोरेट हो जाना, एयर, मॉइस्चर या गैस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा मेटल का डिटेरियोरेट हो जाना, डिग्रेड हो जाना, डीके हो जाना करोजन कहलाता है। या आयरन पर जो जंग लगता है उसको हम करोजन कहते हैं। ओके, तो अब सवाल उठता है कि ये करोजन क्यों होता है, मेटल्स में करोजन क्यों होता है। तो आइए उसको हम बताते हैं। वाई क्वेश्चन है क्या, वाई मेटल गेट करोडेड, वाई मेटल्स गेट करोडेड। ओके, तो इसका जवाब होता है बच्चों, टू अचीव इट्स नेचुरल स्टेबल स्टेट। टू अचीव, इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर वाई का, टू अचीव इट्स नेचुरल स्टेट, स्टेबल स्टेट। कोई भी सब्सटेंस होता है बच्चों तो हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। तो मेटल्स बच्चों आप लोगों को पढ़ा रहा था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को, पिछले नहीं बहुत ही पहले, लास्ट 3 वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी के आधार पर मेटल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, तीसरा लिस्ट रिएक्टिव मेटल और चौथा जो होता है बच्चों नॉन रिएक्टिव मेटल। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये एयर, मॉइस्चर या गैस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनसे वो कंबाइन नहीं होते हैं, अर्थात गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ओके कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों को मेटलर्जी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मेटलर्जी। तो आइए उसको मैं समझाता हूं। मेटलर्जी में होता क्या है बच्चों कि हम मिनरल लेते हैं, क्या लेते हैं, मिनरल। मिनरल होता है ओके, उनमें से हम ओर को ले लेते हैं, ओर का हम कंसंट्रेशन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाता है, कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाता है। फिर कंसंट्रेटेड ओर का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन बच्चों 2 तरह से होता है, एक होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। ओके, तो मेटल ऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है, मेटल ऑक्साइड। फिर इस मेटल ऑक्साइड का बच्चों हम रिडक्शन कराते हैं, 3rd स्टेज में क्या कराते हैं, रिडक्शन। तो क्या हमको प्राप्त होता है, मेटल प्राप्त हो जाता है। और ये मेटल जो होता है इम्प्योर होता है बच्चों, इम्प्योर होता है। अब फिर उसका प्योरिफिकेशन करवाते हैं हम, प्योरिफिकेशन। ओके, तो हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हमको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, एनर्जी यूज करनी पड़ती है,
तब हमको क्या मिलता है, ये इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। इस प्रोसेस क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। और मेटलर्जी जो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब बिना इसको किए हुए ये हो नहीं सकती है। ओके, करना पड़ता तब होता। और ये जो प्योर मेटल से इम्प्योर फॉर्म में आना जो होता है, इसी को हम करोजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, करोजन। और ये जो करोजन होता है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता। जैसे झील से पानी का नीचे गिरना। ओके, जैसे सी में है वाटर वेपर जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है ना। मेटलर्जी जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हम प्योर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं मेटलर्जी के द्वारा। लेकिन वास्तव में ये जो मेटल होता है प्योर फॉर्म में रहना नहीं चाहता। जैसे छोटा बच्चा होता है, नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके हम रख देते हैं, तो थोड़े ही समय में वो मिट्टी वगैरह डस्ट लगा लेता है अपने कपड़े पर, अपने शरीर पर। ठीक है ना। मतलब वो हमेशा जो उसी डस्ट वगैरह में रहना चाहता है। तो ऐसे ही जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वह हाईली रिएक्टिव, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, तो अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए वह एयर से, मॉइस्चर से, गैस से क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होकर के फिर जो नेचुरल स्टेबल स्टेट होता है मिनरल या और उस फॉर्म में वो चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और लिस्ट रिएक्टिव मेटल में करोजन होता है। ओके, आप लोगों को एक बात और बतलाया था रिएक्टिविटी सीरीज में, लिकबा, सरकाना, मग अल मंजन, क्रोफिको, नीपब, हाई कोर्ट है आप। ये आप लोगों को मैं बतलाया था रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है ना। इसको मैं क्लासिफाई भी कर दिया था कि यहां से यहां तक जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके नीचे जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और नीचे लिस्ट रिएक्टिव मेटल और गोल्ड, प्लेटिनम, नॉन रिएक्टिव मेटल। ओके, इसीलिए गोल्ड और जो प्लेटिनम होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग बना लीजिए, आसान है। ठीक है ना। मिनरल्स से हम मेटल प्राप्त करते हैं मेटलर्जी के थ्रू। मेटलर्जी में 4 स्टेजेस होते हैं। ओके, प्योर मेटल फिर जो होता है इम्प्योर फॉर्म में चला आता है, और ये प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, वह खुद ब खुद होता है। ओके, किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिटाते हैं और फिर आगे मैं आप लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूं। देखिए, बच्चों करोजन में जो होता है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है, मेटल का ओर यहां लिख दे रहा हूं, नहीं रस्ट, रस्ट लिख दे रहा हूं। रस्ट के बाद लिख देंगे रस्ट का कलर, और यहां पर लिख दूंगा ओर। ओके, जैसे मान लीजिए बच्चों एल्यूमिनियम है, हमारा मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। तो रस्ट क्या होगा, Al2O3। ओके, इसका कलर जो होता है बच्चों डल कलर होता है। कैसा कलर होता है, डल। और Al2O3 का जो ओर होता है उसको, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको कहते हैं बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट, उसका फार्मूला Al2O3 ही होता है। ऐसे ही बच्चों दूसरा मेटल हमारा कॉपर है। कॉपर का जो रस्ट होता है उसको CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड।
ओके, ये फार्मूला हो गया। इसका बच्चों कलर जो होता है ग्रीन होता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने अमेरिका में देखा है, नहीं देखा तो फोटोग्राफ देखा होगा, और आज वह ग्रीन कलर का दिखता है। ग्रीन कलर क्यों दिखता है? क्योंकि वह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉपर का एक्चुअली वो बना है। ओके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस चीज का बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। लेकिन एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एयर है, उनसे वह रिएक्ट करके रस्ट बना लिया, मैलेकाइट बना लिया। मैलेकाइट ओर होता है कॉपर का। कॉपर जो है मैलेकाइट के रूप में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ऐसे बच्चों सिल्वर, इसका जो रस्ट होता है उसको हम Ag2S उसका फार्मूला होता है। ओके, यह ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक। इसको हम कहते हैं अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, या इसी को सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और वही जो है सिल्वर से रिएक्ट कर लेती है। सिल्वर तो सिल्वर कलर का होता है जनरली, लेकिन जब उस पर रस्ट लग जाता है तो वह ब्लैक कलर का दिखने लगता है। ओके, और एक और मेटल है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, आयरन। ओके, इस पर जो रस्ट लगता है उसका फार्मूला होता है बच्चों Fe2O3XH2O। ओके, और ये जो होता है बच्चों ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन। ओके, और जो ओर होता है आयरन का उसको हेमेटाइट कहा जाता है, या हेमेटाइट। ओके, तो आयरन का ओर हो गया। तो प्योर फॉर्म ये है, और ये सब जो है इम्प्योर फॉर्म है इन मेटल्स के। क्यों उस फॉर्म में चला गया? क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है, नेचुरली अकरिंग स्टेट ये नहीं है। अब बच्चों आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किन किन फैक्टर्स पर जो है करोजन डिपेंड करता है। इसको नोट करिए, मिटा देते हैं। Factors on which corrosion depend. Factors on which, upon which corrosion depend. ओके, फैक्टर्स अपॉन विच करोजन डिपेंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है बच्चों पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पोजीशन ऑफ मेटल्स इन EMF series, that is reactivity series you can say. ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जितना ही ताप पर रहेगा उसमें करोजन उतना ही ज्यादा होता है। जितना ही ताप पर रहता है, जितनी रिएक्टिविटी अधिक होगी मेटल की, ओके, उसमें करोजन उतना ही अधिक होना है बच्चों। दूसरा फैक्टर बच्चों प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल्स। ओके, ये भी बढ़ता है। यदि इम्प्योरिटी अधिक है, ठीक है ना, तो करोजन का रेट अधिक हो जाता है।
यदि मान लीजिए मेटल की रिएक्टिविटी अधिक है तो करोजन का रेट फास्ट होगा बच्चों। चलिए थर्ड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, स्पेलिंग गलत हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। वाटर में जैसे मान लीजिए कि कोई साल्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो साल्ट मिले होने के कारण जो होता है करोजन का रेट बढ़ जाता है। ठीक। चौथा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इन वाटर। वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है, जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। एसिड जो होता है ऑक्सीडेशन करवाता है, इसीलिए करोजन। जहां ऑक्सीडेशन होता है समझिए करोजन हो रहा है। मेटल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो करोजन। पांचवा फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। बच्चों यदि कोटिंग प्रेजेंट है तो करोजन का रेट कम हो जाएगा, यदि प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं है तो करोजन का रेट अधिक होगा। तो ये सब 5 फैक्टर्स थे जिन पर कि हमारा करोजन का रेट डिपेंड करता है। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक। अब बच्चों हम बताएंगे आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ करोजन। करोजन का मैकेनिज्म क्या होता है? करोजन का मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ करोजन, हेडिंग लगा लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करोजन। मैकेनिज्म ऑफ करोजन। ओके, करोजन के क्या मैकेनिज्म होते हैं? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग के इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के आधार पर it is believed that small electrochemical cells are formed on metal surface. Okay, due to presence of water drops. Due to presence of water drop. ओके, मतलब एयर में जो वाटर ड्रॉप होता है उसके प्रेजेंस के कारण जो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। ओके, तो जो ड्रॉप होते हैं, वाटर ड्रॉप जो होता है बच्चों, ओके, वह आपका एनोड का कार्य, कैथोड का कार्य करता है और वहां पर रिडक्शन होता है। ओके, और जो मेटल होता है, मेटल एनोड की तरह से कार्य करता है
और वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रकार से मेटल का डिटेरियोरेशन या करोजन हो जाता है। एक कुछ रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं बच्चों। वाटर जैसे है, ये टूटता है बच्चों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक। इसमें ये टूट जाता है। यदि मान लीजिए कि वाटर है तो सिंपल, यदि मान लीजिए वाटर में CO2 है तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा और ये कार्बोनिक एसिड फिर जो है टूटेगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा प्लस कार्बोनेट आयन बना लेता है। ओके, तो ये जो है ये रिड्यूस होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। H आयन क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, इसीलिए रिडक्शन। ओके, जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वहां पर रिडक्शन होगा। तो फिगर एक बनाते हैं और वहां पर मैं समझाऊंगा। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा मेटल ब्लॉक है, ये मेटल का एक ब्लॉक है। इस पर बच्चों, इस पर जो है एक वाटर का ड्रॉपलेट आ गया, ये जो है वाटर ड्रॉपलेट। ओके, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसको लिख लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, यह एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सॉरी नॉट एनोड, कैथोड का कार्य करेगा। ये जो है कैथोड का कार्य करेगा। यहां पर रिडक्शन होगा और ये जो मेटल है बच्चों, ये मेटल यहां पर एनोड, ये एनोड का कार्य करेगा और एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया गया था। ऑक्सीडेशन आयल रिग बताया था ना। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, इसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिग रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मतलब इसके अंदर जो होगा मेटल जो है ऑक्सीडाइज होगा। रिएक्शन लिखता हूं, जैसे Fe है, Fe ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और यहां पर क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ये टूट रहा है। किसमें टूट रहा है बच्चों, H2O है, ये टूट रहा पहले H आयन में और OH आयन में। फिर H आयन जो है चलिए हम एनोड कैथोड रिएक्शन अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है ना। एनोड रिएक्शन लिख दे रहा हूं, एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन है आपका Fe प्लस Fe2 प्लस 2E, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ऐसे ही कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन बच्चों क्या होगा,
4H आयन प्लस O2 प्लस 4E2H2। देखिए हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसको जो 2 से मल्टीप्लाई कर देने बनेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो सेल रिएक्शन हो जाएगा। सेल रिएक्शन चलिए लिख देते हैं, सेल रिएक्शन। क्या होगा बच्चों, 2Fe प्लस 4H आयन प्लस O2 प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, ओके। बनेगा आपका 2Fe प्लस 2H2O। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया, ओके। फिर फर्दर क्या होगा बच्चों, फर्दर जो होता है फेरस जो आयन है, Fe डबल पॉजिटिव, Fe2 प्लस, ओके, आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन to give ferric oxide, to give ferric oxide। एज रिएक्शन नीचे लिख दे रहा हूं, 4Fe, ब्लू वाले लिख दे रहा हूं, 4Fe डबल पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O, it creates Fe2O3 प्लस 8H आयन, ओके। अगेन Fe2O3 प्लस XH2O gives Fe2O3 XH2O। इसी को, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर, इसी को क्या कहते हैं, रस्ट। इट इज नोन एज रस्ट, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। मिटा दें, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म ऑफ करोजन। अब बच्चों प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन को किस तरह से हम मेटल को करोड होने से कैसे बचाएंगे, ओके। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, हेडिंग लगा लें, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ओके, तो पहला मेथड होता है बच्चों, पहला मेथड बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन है बच्चों, जो मेटल होता है, जो मेटल होता है उस मेटल पर या तो हम आयल लगा देते हैं, आयल लगा देते हैं, ग्रीज, पेंट
ग्रीज या पेंट, ओके, या वार्निश, ETC लगा देते हैं, ठीक है। और जो ये आयल, ग्रीज, पेंट, वार्निश जो होता है बच्चों, ये मेटल के सरफेस पर एक लेयर बना लेता है, ओके। और ये जो लेयर होता है एयर, मॉइस्चर, गैस को मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देता, आने से रोकता है, तो करोजन हमारा रुक जाता है बच्चों। ये रहा आपका बैरियर प्रोटेक्शन। सेकेंड बच्चों है सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। तो बच्चों इसमें मेटल जो होगा, मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा दिया जाएगा, कोटिंग कर दी जाएगी, जिससे कि जो सरफेस वाला मेटल होगा वो करोड हो जाए और खुद करोड होकर के नीचे वाले जो मेटालिक लेयर है उसको बचा ले, ठीक है ना। जैसे मान लें कि हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है ये, ओके। इसके ऊपर हम यदि जिंक का लेयर लगा देते हैं, जिंक, ये जिंक का पतला लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, इसको करेंगे जिंक लेयर। जिंक की हमने लेयर लगा दिया है। और ये क्या आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक। तो क्या होगा कि जिंक का जो लेयर है खुद तो करोड हो जाएगा पर नीचे नहीं जाने देता है। किसको नहीं जाने देता है? वही एयर हुआ, वाटर, मॉइस्चर हुआ, एसिड्स हुए, गैसेज हुए, उनको ब्लॉक तक, मेटल ब्लॉक तक नहीं आने देता। ठीक है, मान लीजिए कि क्रैक भी हो जाएगा ये लेयर जिंक का, स्क्रैच भी कर दिया जाए तो भी जो होता है इस मेटल में करोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल। आइए इधर दिखलाते हैं, एकलेस रिएक्टिव मेटल का हम कोटिंग करते हैं। आयरन है ये आपका, ये आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक। इसके ऊपर हमने टीन की लेयर चढ़ा दिया। किसका लेयर चढ़ाया? टीन का, टीन, टीन लेयर है, यस लेयर, ओके। यह लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और ये मोर रिएक्टिव है। स्क्रैच, जिंक लेयर के क्रैक, स्क्रैच होने पर भी मेटल का करोजन नहीं होता। ओके, यहां पर क्या है? यह टीन लेयर, यह लेयर, ठीक है ना, कि क्रैक या स्क्रैच हो जाने के बाद मेटल का करोजन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। ये जो जिंक लगा हुआ है अपने आप को तो खुद सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन
इस नीचे वाले को बचाता है। जब ये हर हाल में हमेशा बचाता है, कभी भी उसको ठीक है ना फ्री नहीं छोड़ता है। तो जिंक की जब कोटिंग की जाती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बच्चों आप लोगों को मैं पढ़ाया था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको कहते हैं। मेटल की कोटिंग करने की प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इरेज करता हूं। अब आते हैं थर्ड प्रिवेंटिव मेजर, मिटा दें। ठीक, हमारा थर्ड प्रिवेंटिव मेजर है बच्चों इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जैसे मान लो बच्चों कि हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, मेटल रॉड है, ठीक है, ये मेटल रॉड है हमारे पास। इसके ऊपर हमने मोर रिएक्टिव जो है मेटल को हमने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। चलिए भैया, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है? आयरन है। तो चूंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव होने के कारण जो होता है ये खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेता है, पर आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव, ओके, ऑक्सीड gets oxidized itself and protect iron from corrosion, okay। यूजिंग आर्टिफिशियल सोल्यूशन। फोर्थ जो है प्रिवेंटिव मेजर बच्चों, यूजिंग आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस। इसमें बच्चों जो होता है अल्कलाइन फास्फेट्स यूज किए जाते हैं। अल्कलाइन जो होता है बच्चों क्रोमेट्स यूज किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से जो होता है करोजन नहीं होता है। जंग रोधक सीमेंट में बच्चों फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर जो मेटल यूज होता है बिल्डिंग्स में उनको करोजन से रोक लेता है, बचा लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।